हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स क्या हैं, उसके एग्जाम्पल पढ़े थे और उसमें कन्वर्जन फैक्टर देखे थे। तो उसमें ये केमिकल फर्टिलाइजर्स में जो आगे का पार्ट है वो है हमारा फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर। ठीक है, तो पहला हमारा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर क्या है? ठीक है, तो वे फर्टिलाइजर्स जो हमें फास्फोरस का प्रदान करते हैं, जिसको अप्लाई करने से हमें फास्फोरस की प्राप्ति होती है, इस मेजर न्यूट्रेंट की प्राप्ति होती है, तो वो हमारे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी भी फर्टिलाइजर्स की कुछ फॉर्म्स होती हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि सॉइल और प्लांट में जो हमारा ये एलिमेंटल फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसको जब हम ऑक्सीडाइज फॉर्म में लिखेंगे वो होगा हमारा P2O5। ठीक है, जनरली ये P होता है हमारा फास्फोरस, लेकिन जब हम फास्फोरस निकालते हैं तो उसके बाद P2O5 निकालने के लिए हम एक कन्वर्जन फैक्टर का यूज़ करते हैं, जो कन्वर्जन फैक्टर होता है हमारा 2.29। ठीक है, तो ये और अगर हमारी जो वैल्यू है वो P2O5 की स्थिति में है तो उसको हम अगर फास्फोरस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो जो फैक्टर होगा वो होगा हमारा 0.43। तो ये हमारा जो फैक्टर है फास्फोरस में कन्वर्ट करने के लिए 2.29। तो ये कैसे बनता है, कि क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये वैल्यू कैसे होती है? तो जैसे मैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में निकाला था कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है, तो इसी तरह से हम इसमें फास्फोरस का भी कन्वर्जन फैक्टर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो P का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है हमारा 31, तो एक एग्जैक्ट वैल्यू में हम इसको लिखेंगे 30.97। पॉइंट में जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा 16% होता है, तो इसको हम लिखते हैं वैसे एक्चुअल वैल्यू में 15.99। ठीक है, तो P2O5। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे पहले 30.97 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि P2 है यहाँ पे। ठीक है, और ऑक्सीजन में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे O5 है। ठीक है, तो P इनकी मल्टीप्लाई करके आपस में जो हमारा टोटल आएगा P2O5 का, वो टोटल आया हमारा 141.89। ठीक, तो उसके बाद हम इसमें P को निकालेंगे, जो टोटल वैल्यू हमारी आई है इसमें हमारा P कितना है, फास्फोरस कितना है। तो P का जो एटॉमिक वेट है हमारा वो है 30.97 या 31 भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये जो कैलकुलेशन आएगी हमारी वो आएगी 101.89 टोटल है ही हमारी। तो उसको हम डिवाइडेड कर देंगे 61.94। तो 61.94 हमारा कैसे आया? P2 से आया हमारा, यानी 30.97 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 61.94, यानी कि 30.97 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 61.94। ठीक है, तो 61.94 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी एग्जैक्ट P वैल्यू आएगी जो होती है हमारी 2.29। तो ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर होता है 2.29। तो इसलिए हम इस फैक्टर को यहाँ से इसको निकालते हैं। और सेम कंडीशन क्या है हमारे जो पोटेशिक फर्टिलाइजर्स है, तो पोटास में भी जो कन्वर्जन फैक्टर होता है K2O, तो उसमें भी हम K को K2O में कन्वर्ट करते हैं या K2O को K में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए भी इसी तरह से हम निकालेंगे, जैसे कि हमने P2O5 में से P की मात्रा अलग निकाली, तो ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर होता है। तो ये याद रखना चाहिए हमेशा, फास्फोरस का 2.29 होता है। तो कैसे आता है ये कैलकुलेशन के द्वारा हम देख चुके हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, तो एक तो हमारे होते हैं वाटर सोल्यूबल, ठीक है, एक होते हैं हमारी साइट्रिक, और जो थर्ड होते हैं वो वाटर एंड साइट्रिक दोनों में इनसोल्यूबल होते हैं, यानी कि इन दोनों में भी घुलनशील नहीं होते। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे पहले देखेंगे जो वाटर सोल्यूबल हमारे फर्टिलाइजर्स हैं जो जल में घुलनशील हैं।
तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी हैं हमारे, ठीक है। तो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें से एक ये है कि ये जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं सूटेबल फॉर नेचुरल एंड अल्कलाइन सॉइल, ठीक है, न्यूट्रल और अल्कलाइन सॉइल, यानी कि ये एसिडिक सॉइल के लिए इसका यूज हम नहीं करते। अधिकतर जो सूटेबल है ये हमारा जो न्यूट्रल सॉइल है हमारी pH 7 के 6.5 टू 7.5 के pH के अंदर जो हमारी सॉइल है न्यूट्रल, या अल्कलाइन उससे हायर रेंज की जो सॉइल है मोर देन 7.5, तो उसके लिए ये हमारे जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स हैं ये सूटेबल हैं, ठीक है। दे फॉर्म इनसोल्यूबल आयरन एंड एल्यूमिनियम फॉस्फेट इन एसिड सॉइल, ठीक है। ये हमारा इसका दूसरा करेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि ये आयरन और एल्यूमिनियम फॉस्फेट में जो एसिडिक सॉइल में ये इनसोल्यूबल है, तो इसलिए हम इसको एसिड सॉइल में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मोस्टली यूज इन शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, तो जो कम अवधि वाली फसलें हैं हमारी, शॉर्ट ड्यूरेशन जल्दी पकने वाली या काफ़ी कम ड्यूरेशन वाली, जिसमें हमारा वीट, सोरगम और पल्सेस, तो इन क्रॉपों में अधिकतर इसका यूज किया जाता है। तो इसमें जो इसमें 3-4 तरह के 5 तरह के हमारे फर्टिलाइजर्स आते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे SSP, ठीक है। एक होता है हमारा डबल सुपर फॉस्फेट यानी DSP, थर्ड हमारा ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। एक हमारा फिर MAP होता है और एक और हमारा DAP डाई अमोनियम फास्फेट। तो ये इसके मेजर 5 हैं जो इसमें हमें फॉस्फोरस का प्रदान करेंगे, ठीक है। तो मेजर जो इसमें मात्रा होती है वो फॉस्फोरस की है, लेकिन MAP और DAP में कुछ परसेंटेज नाइट्रोजन का भी हिस्सा होता है, ठीक है। SSP, DSP और TSP में नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती। इसके साथ साथ हमने बताया था कि ये जो फर्टिलाइजर्स है हमारे को जो प्राइमरी जो सेकेंडरी न्यूट्रेंट्स हैं उनको भी ये प्रदान करते हैं, जिसमें हमने कैल्शियम और सल्फर के बारे में बताया था नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में। तो ये जो सेकेंडरी जो हमारे जो न्यूट्रेंट्स हैं उनको, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आता है, तो उसमें से हमारा कैल्शियम और सल्फर भी हमें मिलता है। तो वो हमें किससे मिलेगा? सिंगल सुपर फॉस्फेट, सिर्फ SSP से। तो इसकी जो SSP में जो हमें टोटल फास्फोरस की अवेलेबिलिटी है वो है 16 से 20, ठीक है। जनरली जो आपको अगर बुक में देखेंगे, नेट पे देखेंगे, तो वो जो रेंज आएगी वो एग्जैक्ट 16 ही आएगी, यानी 16 कि SSP में सिंगल सुपर फॉस्फेट में जो फॉस्फोरस की मात्रा होती है वो आएगी हमारी 16, DSP में आएगी हमारी 32 और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में होती है हमारी 46 to 48। तो 48 ही इसको हम लिखते हैं बुक में। तो इसको याद करने का भी एक एग्जैक्ट इस वैल्यू को याद करने का अच्छा तरीका है कि जो SSP, DSP और TSP यानी सिंगल, डबल और ट्रिपल, तो इनकी जो वैल्यू है ये भी इसी क्रम में है फास्फोरस। जैसे कि SSP में 16 है, फिर इसके बाद 16 दूनी 32 दिख रहा है यहाँ, TSP में वो 3 गुना हो गया, 16 3 48। तो ये एक शॉर्टकट विधि है इनको याद करने के लिए कि अगर क्वेश्चन आता है कि SSP में या DSP या TSP में फास्फोरस की कितनी मात्रा होती है, तो वो हम इस क्रम में याद कर लेंगे 16, 32 और 48, ठीक है। तो इसके बाद MAP में हमारा नाइट्रोजन की भी कुछ मात्रा मिलती है 11 से 12% और फॉस्फोरस भी इसमें होती है 48, और डाई अमोनियम फास्फेट में भी हमें नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी होगी 18% और P2O5 की है हमारी 46, ठीक है। सिंगल सुपर फॉस्फेट के छोड़कर बाकी जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं वो हमें सेकेंडरी न्यूट्रेंट्स नहीं मिल रहे, वो हमें सिर्फ मिलते हैं SSP में, जिसमें कि लगभग 20 की या 19.5 की रेंज में हमें कैल्शियम की मात्रा मिलती है और सल्फर की भी 12.5 हमारी मात्रा इसमें मिलेगी सिर्फ सिंगल सुपर फॉस्फेट में। बाकी डबल में, ट्रिपल में और इन बाकी में हमें सेकेंडरी न्यूट्रेंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट की। तो ये इसका एक डायग्राम है सिंगल सुपर फॉस्फेट का। तो कैसे हम इसकी जो वैल्यू है उसको हम कैसे इसमें हम मात्रा निकालेंगे उसकी, तो इसको यहाँ पे इसमें दिखाया गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है
ब्रैकेट में H3PO4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो Ca को हमने यहाँ ले लिया बीच में, कैल्शियम को। ठीक है, एक तरफ हमारा ये फास्फोरस हो गया, डबल बॉन्ड के साथ हमारा हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन सिर्फ डबल बॉन्ड के साथ रहेगा, बाकी जो OH है हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हमारे सिंगल बॉन्ड के साथ रहेंगे। तो क्योंकि ये PO4 H3PO4 ये स्क्वायर 2, तो ये 2 की वजह से एक इधर भी बॉन्ड बनेगा हमारा, एक इधर बन रहा है, कैल्शियम हमने बीच में आ गया, तो सेम बॉन्ड बनेगा दोनों तरफ फॉस्फोरस का। तो इसी तरह डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड में हमारे OH आयन रहेंगे। ठीक है, तो OH कितने हैं हमारे, 1 2 3, और इधर भी 1 2 3, H3PO4। ठीक है, तो इसके बाद इसमें जो हमारी टोटल परसेंटेज रहेगी सल्फर की, वो रहेगी हमारी 12%, यानी CaH3PO4 में जो S 12% और P2O5 हमारा 16%। ठीक है, टेबल में हम देख ही चुके हैं, इसकी जो टोटल मात्रा होती है सिंगल सुपर फॉस्फेट में वो 16% होती है। ठीक है, और कैल्शियम यानी कि जो हमारा सेकेंडरी न्यूट्रेंट्स है वो भी हम टेबल में देख चुके हैं, ये लगभग 18 से 21 की रेंज में आता है, टेबल में ये लगभग 19.5% था। ठीक है, तो यानी एक बीच की वैल्यू होगी 18 से 21, या हम इसको 19.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा CaH3PO4 यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट है, ठीक है, तो ये ट्रीट करके बनता है। ठीक है, तो रॉक फॉस्फेट को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे H2SO4 के साथ, तो रॉक फॉस्फेट और H2SO4 को ट्रीट करके ये क्रिएट होता हमारा CaH3PO4 यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि जो कैसे इसको बनाते हैं, तो रॉक फॉस्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो भी ये SSP का हमारा बनेगा इसमें। ठीक है, तो सेकंड हमारा वाटर सोल्यूबल हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमारा साइट्रिक एसिड सोल्यूबल फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो साइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको। तो साइट्रिक एसिड की फॉर्म में ये सोल्यूबल होता है हमारा। तो ये जो हमारी एसिड सोइल है, क्योंकि जो हमारे वाटर सोल्यूबल थे वो हमारे किस फॉर्म में यूज़ किए थे, हमने किस तरह की सोइल में यूज़ किए थे, न्यूट्रल और अल्कलाइन सोइल में थे। और अगर साइट्रिक एसिड के रूप में हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारा जो अम्लीय मृदाएं एसिड सोइल है उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे इस फॉर्म में। तो जो उसमें हमने वाटर सोल्यूबल में क्या देखा था, जो हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप थी। ठीक है, कम समयावधि वाली जो फसलें थी उसमें होता है, लेकिन यहाँ पे विपरीत है, यहाँ पे हमारी जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली क्रॉप है, अधिक लंबी समयावधि वाली क्रॉप है, जैसे कि गन्ना हो गया, शुगर कैन, टेपिका, टी, कॉफ़ी, लोलैंड राइस। ठीक है, तो ये हमारी हाई ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप है। तो इसमें हमारा साइट्रिक एसिड सोल्यूबल इसको फॉस्फोरस को हम यूज़ करेंगे। तो इसमें भी हमारे दो तरह के आते हैं, एक तो होता है हमारा DCP या डाई कैल्शियम फॉस्फेट हम बोलेंगे। तो इसमें फास्फोरस की परसेंट होती है 34 से 39। ठीक है, एक वो हमारा होता है बेसिक स्लैग। तो ये चीज़ हमें याद करनी पड़ेगी कि बेसिक स्लैग में P2O5 का कितना परसेंट होता है, तो 14 से 18। ठीक है, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, अगर हम बेसिक स्लैग और DCP में हम निकालेंगे तो वही इसका सेम फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, सभी का एटॉमिक वेट देखेंगे हम एक एक एलिमेंट का, जैसे कि कैल्शियम का कितना है, मैग्नीशियम, सल्फर, बाकी सभी का हमें एटॉमिक वेट याद होना चाहिए। तो उसमें एटॉमेटिक वेट को याद करके जिसकी हमें मात्रा निकालनी है, ठीक है, उसको बाहर ले लेंगे, उसको टोटल मात्रा को उससे डिवाइडेड कर देंगे उसके एटॉमिक वेट से। तो डिवाइड करने के बाद जो उसकी परसेंटेज आ जाएगी। तो बेसिक स्लैग और DSP इसमें भी सेम कन्वर्जन फैक्टर वर्क करेगा हमारा। ठीक है, तो इसके बाद जो थर्ड फॉर्म है हमारी वो बताई थी हमने, जो साइट्रिक में और वाटर में दोनों में इनसोल्यूबल है,
यानी कि इनमें दोनों में भी ये घुलनशील नहीं है, इसको बोलेंगे अघुलनशील, जो हमारा फॉस्फेट है या फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, तो ये किस तरह की सॉइल में हमारा यूज होगा? साइट्रिक एसिड और वाटर में जो हमारा अघुलनशील है, तो जो स्ट्रोंगली एसिडिक है, स्ट्रोंगली मतलब बहुत ज़्यादा अम्लीय मृदाएँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो एसिड सॉइल है और ऑर्गेनिक सॉइल है उसके लिए ये सूटेबल है। तो उस तरह की सॉइल में जो हम यूज करेंगे वो है हमारा रॉक फॉस्फेट, रॉ बोन मील और स्टीम्ड बोन मील। ठीक है, तो रॉ बोन मील में तो काफ़ी कम मात्रा है, 2 से 2.5%, बाकी स्टीम्ड बोन मील में 22 और रॉक फॉस्फेट में हमारी 20 से 40 तक रेंज जा सकती है इसकी फास्फोरस की परसेंटेज का। ठीक है, तो ये किस तरह की क्रॉप में हमें यूज करना है? जो प्लांटेशन क्रॉप है हमारी, लाइक टी, कॉफ़ी, रबर, कोका एंड कोकोनट, तो इन तरह प्लांटेशन क्रॉप में हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारे साइट्रिक और वाटर में सोल्यूबल नहीं है और स्ट्रोंगली एसिडिक सॉइल में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम जो हमारा फॉस्फोरस के बाद पोटेशियम फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो इसका भी मैंने बताया था कि कन्वर्जन फैक्टर होता है, तो इसका कन्वर्जन फैक्टर होता है हमारा K को K2O में कन्वर्ट करने के लिए 1.2, और वापस हम K2O से K में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा होगा 0.83। इसकी हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कैसे निकलता है वह जनरली इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे P2O5 का हमने निकाला, इसी तरह से K2O का भी निकल सकता है, तो वो हम यहाँ निकाल के नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये हमें याद रखना पड़ेगा कि ये 1.2 होता है। ठीक है, तो ये भी जो सॉइल और प्लांट में जो होता है हमारा, वो किस फॉर्म में होता है? एलिमेंटल फॉर्म में। तो ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि जो हमारा पोटेशियम है K2O है, तो सॉइल और प्लांट में जो इसको हम किस फॉर्म में मिलता है, ये हमारा एलिमेंटल फॉर्म है, और ये इसका कन्वर्जन फैक्टर। तो कन्वर्जन फैक्टर भी हमें याद होना चाहिए कि K को K2O में कन्वर्ट करने के लिए 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमारी जो एक क्लोराइड फॉर्म में हम इसको क्लासिफाई करेंगे, तो क्लोराइड फॉर्म में हमारा ये MOP के रूप में हमें मिलेगा, म्यूरेट ऑफ पोटास, या इसको बोल सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, KCl, जैसा कि लिखा है क्लोराइड फॉर्म में होता है, तो ये हो गया हमारा पोटेशियम क्लोराइड KCl। या अच्छा, इसका दूसरा नाम म्यूरेट ऑफ पोटास भी होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पोटेशियम क्लोराइड का जो दूसरा नाम है वो उससे क्या बोलेंगे हम? म्यूरेट ऑफ पोटास, MOP, या ये भी आ सकता है कि म्यूरेट ऑफ पोटास क्या होता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है, ये 2 नामों से इसको हम जान सकते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह की सॉइल में हमारा सूटेबल है? जो एसिडिक सॉइल है हमारी, अम्लीय मृदाएं और हैवी सॉइल है, बट नॉट सूटेबल फॉर अल्कलाइन सॉइल। तो अल्कलाइन सॉइल में ये हमारा सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो इसको सिर्फ हम एसिडिक सॉइल में, अम्लीय मृदाओं में इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड इन दी फर्टिलाइजर मेक इट अनसूटेबल फॉर द शुगर क्रॉप, तम्बाकू और पोटैटो क्रॉप। ठीक है, तो चूंकि इसमें भी क्लोराइड होता है, इसमें भी, ठीक है, क्लोराइड फॉर्म में है ये हमारा फर्टिलाइजर्स, पोटेशियम फर्टिलाइजर जो है हमारा। ठीक है, तो इसलिए हम जो शुगर कैन, टोबैको और पोटैटो क्रॉप है, तो इसलिए इन क्रॉपों में हम इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जो ये 3 क्रॉप है हमारी मेनली, इन 3 क्रॉपों में हम इसका यूज नहीं करेंगे। किसमें? शुगर कैन, टोबैको और पोटैटो में, क्योंकि इसमें क्लोराइड की मात्रा है, तो क्लोराइड होने की वजह से इन तीनों क्रॉपों को इग्नोर कर देंगे, इनके लिए ये अनसूटेबल है हमारा। ठीक है, तो इसके बाद हमें बस इसकी मात्रा याद रखनी है, तो ये 58 से 60 होता है, या इसको हम किताबों में देखेंगे तो 60%। तो MOP या पोटेशियम क्लोराइड या म्यूरेट ऑफ पोटास, जो भी हम बोलें इसको, तो इसकी जो हमें परसेंटेज याद रखनी है वो हमारी 58 to 60, 60 भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा इसमें परसेंटेज में। ठीक है, तो क्लोराइड फॉर्म के बाद हमारा हो गया दूसरी फॉर्म नॉन क्लोराइड। ठीक है, जिसमें हमारा क्लोराइड नहीं है, जिसमें तो उसमें हमारा इसमें पोटेशियम सल्फेट होता है, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट और साल्ट पेट्रेट भी बोलेंगे इसको, या सिंपल नाइट्रेट भी हम इसको बोल सकते हैं।
तो ये 3 नाम है इसमें, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट भी कह सकते हैं, या साल्ट पेटेड। तो इसकी बात हमें इसकी परसेंटेज याद रखनी है, पोटेशियम सल्फेट में 48 to 50%। और इसके साथ साथ इसमें जो हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हम बताए थे कि इसमें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी हमें मिलेंगे। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के लिए हम अलग से फर्टिलाइजर्स अप्लाई नहीं करते सॉइल में, जो हमारे मेजर फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं उसी के द्वारा उसकी भी हमें प्राप्ति हो जाती है। सेकेंडरी के लिए अलग से कोई स्पेसिफिक हम नहीं देते डोज। तो इसी के साथ साथ इसमें हमें सल्फ़र की भी परसेंटेज मिल रही है 17.5%। तो पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट है हमारा, इसमें K2O की परसेंटेज 22, और इसमें 2 हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, मैग्नीशियम और सल्फ़र। तो मैग्नीशियम 11 और सल्फ़र 22। ठीक है, जो हमारा नाइट्रेट है या पोटेशियम नाइट्रेट बोलें, तो इसमें K2O यानी पोटेशियम की मात्रा 44। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन भी मिल रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन की भी कुछ मात्रा है जो कि मात्र 13% है। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे हम। तो अब हम बात करते हैं हमारी जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र। ठीक है, तो फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइज़र के साथ साथ हम बात करेंगे अब जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र। ठीक है, तो जैसा कि बता चुके हैं कि हम इसको जो हमारे मेजर फर्टिलाइजर्स हैं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ठीक है, उन्हीं के द्वारा हमें ये जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी भी मात्रा मिल जाती है। ठीक है, इसके लिए इन फर्टिलाइजर्स के लिए अलग से मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। ठीक है, इन न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग से फर्टिलाइजर्स नहीं बनाए जाते। जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं NPK, उसी के द्वारा हम इसको कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके बाद ये इसका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट दे रखा है परसेंटेज में हमारा। तो जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं इसमें हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र के साथ साथ कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। तो अदर्स में हमारा कोई भी हो सकता है, वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, और पोटेशियम या K2O भी हमारा हो सकता है। तो अब 1 by 1 हम यहाँ पे देखेंगे। पहला है हमारा कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट में 19.4% है हमारी कैल्शियम की, और मैग्नीशियम और सल्फ़र इसमें नहीं मिलेगा, और कोई अदर न्यूट्रिएंट्स भी इसमें नहीं मिलेगा। तो इसमें सिर्फ हमें कैल्शियम की ही अवेलेबिलिटी मिलेगी। कैल्शियम नाइट्रेट में सिर्फ कैल्शियम मिलेगा इसको अप्लाई करने से। ठीक है, इसके बाद हमारा एक जिप्सम है, काफ़ी पॉपुलर होता है। तो इसमें भी काफ़ी मात्रा होती है कैल्शियम की, 29.2। मैग्नीशियम इसमें एब्सेंट है, और सल्फ़र की भी मात्रा है हमारी 18.6। बाकी कोई इन दोनों के अलावा कोई और मेजर न्यूट्रिएंट्स ये नहीं मिल रहा है इसमें। ठीक है, थर्ड हमारा रॉक फॉस्फेट, इसमें 33.1% कैल्शियम, मैग्नीशियम इसमें एब्सेंट है, और सल्फ़र भी एब्सेंट है। लेकिन इसमें हमें फास्फोरस की भी अवेलेबिलिटी मिल रही है, 25.2% फास्फोरस भी हमें मिलेगा। तो इसी तरह हमारा SSP या सिंगल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, तो टेबल में हम देख ही चुके थे जब हमने फास्फोरस की परसेंटेज देखी थी, तो उसके साथ साथ हमने कैल्शियम और सल्फ़र की भी मात्रा देखी थी। तो यहाँ पे भी वही इंडिकेट है कि 12.5 और 16 हमारी फास्फोरस है इसमें, बाकी 19.5 कैल्शियम और सल्फ़र है हमारा 12.5%। ठीक है, तो ये वैल्यू भी हमें याद रखनी है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट में P2O5 तो 16 है पता है, लेकिन साथ साथ जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने मिल रहे हैं, कैल्शियम 19.5 और सल्फ़र 12.5। इसी तरह हमारा TSP, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, तो इसमें ये हम देख ही चुके हैं 43.5% P2O5 होता है, और सल्फ़र इसमें 1% और कैल्शियम 14%। तो मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी बहुत कम है इन फर्टिलाइजर्स में। तो जो मैग्नीशियम को भी प्रदान कर रहे हैं उसमें हमारा एस्पोम साल्ट जो कि 9.6 और सल्फ़र इसमें 13%। ठीक है, मैग्नीशियम को देने वाला एक और हमारा फर्टिलाइज़र है यहाँ पे पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट ये 11.1% हमें मिल रहा है इसमें, और अदर्स में ये हमें
पोटेशियम मिल रहा है इसमें 31, और इसके बाद हमारा पोटेशियम सल्फेट देख ही चुके हैं इसको हम 48 होता है, और सल्फर इसमें 17.5। बाकी कैल्शियम और मैग्नीशियम इसमें हमको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा है अमोनियम सल्फेट। तो इसमें जो हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम इसमें हमें नहीं मिलेंगे, जितने भी हमारे अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, बेसिक स्लैग, तो इसमें सिर्फ ये जो हमें सल्फर की प्राप्ति होगी इसमें। और अदर्स में क्या होगा हमारा, अदर्स में हमारा मेजर न्यूट्रेंट्स तो हैं ही, साथ में जो माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट यानी जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम। ठीक है, तो इस पौधों को इनकी भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इनकी भी कुछ मात्रा में यहाँ पे मिल रही है। तो इस जैसे कि हमें मिल रही है यहाँ पे आयरन 16%। ठीक है, तो फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है, FeSO4, तो इसमें हमें माइक्रोन्यूट्रेंट भी मिल रहे हैं आयरन। ठीक है, फेरस सल्फेट में भी हमें माइक्रोन्यूट्रेंट मिलते हैं। कौन सा माइक्रोन्यूट्रेंट हमें मिल रहा है, आयरन। ठीक है, Fe काफ़ी मात्रा में मिलता है 32.8%। ठीक है, एक हमारा जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट में हमें जिंक मिल रहा है, जिंक मिल रहा है 36.4%। बाकी ये सारे हमारे फर्टिलाइजर सल्फ़र का हमें यहाँ पे मिलती है 24, 12, 3। तो सबसे ज़्यादा जो मिल रही है हमें सल्फ़र, वो मिल रही है हमारी एलिमेंटल सल्फ़र फॉर्म में। तो एलिमेंटल सल्फ़र फर्टिलाइजर्स में 100%, पूरा 100% हमें सल्फ़र मिलेगा। बाकी सबसे कम सल्फ़र हमें बेसिक स्लैग में मिलेगा। तो ये कुछ इसके मेजर पॉइंट हैं परसेंटेज है न्यूट्रेंट्स की। तो इस कंटेंट को हमें याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है किसी भी फर्टिलाइजर्स का नाम लेके कि किस फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन कितना है, फॉस्फोरस कितना है, पोटेशियम, सेकेंडरी न्यूट्रेंट्स भी पूछ सकते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रेंट्स तो कम है इसमें, तो कुछ ही गिने चुने 1-2 फर्टिलाइजर्स हैं जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स मिल रहे हैं। बाकी जो ये फर्टिलाइजर्स में हमें अवेलेबिलिटी पूछी जाती है वो मेजर की पूछी जाती है, NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, तो ये हमने इस चैप्टर में ये फॉस्फेटिक, पोटेशिक और ये सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स देख लिए हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे जो हमारे माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं। माइक्रोन्यूट्रेंट्स की बात करेंगे हम, यानी जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम। तो इन सभी के बारे में हम देखेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे उसका, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें बस इतना ही था। थैंक यू।